हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12th के टर्म फर्स्ट के 8th चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के सभी टॉपिक्स को क्विक रिवीजन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर आपको मालूम है, चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है फर्स्ट टर्म का। जो फर्स्ट टर्म आने वाला है उसमें 5 चैप्टर आने आए हैं, जिसमें चैप्टर 1 है प्लानिंग स्पोर्ट, 2 है स्पोर्ट और न्यूट्रिशन, थर्ड इसमें जो आने वाला है वो है चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स। इसमें जो फोर्थ चैप्टर आने वाला है वो आप सभी को मालूम है टेस्ट एंड मेजरमेंट, और लास्ट जो है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जैसा कि मैं आज लेके आया हूँ ये चैप्टर। अब देख लीजिए इसमें मेन क्या है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। और मीनिंग क्या होगी बायोमैकेनिक्स की, बायोमैकेनिक्स क्या मतलब क्या है। तो बायोमैकेनिक्स दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है, बायो और मैकेनिक्स। बायो का मतलब है जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना, जीवित वस्तुओं से उसका संबंध है। और मैकेनिक्स का मतलब है फील्ड ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र या जो उन पे शक्तियाँ अप्लाई होनी, जो भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं किसी वस्तु पे, जब वो मूवमेंट करते हैं तो उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड होता है। जैसे हम मूव करते हैं तो ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड होते हैं। तो ये है मैकेनिक्स का मतलब इज़ ए फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो आपसे अगर पूछे बायोमैकेनिक्स की मीनिंग और या पूछे कहाँ से आया, तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है। और दूसरा ये पूछे आपसे अगर कि बायोमैकेनिक्स का मीनिंग क्या है, तो बायोमैकेनिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बायो एंड मैकेनिक्स। बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स एंड मैकेनिक्स का मतलब है इज ए फील्ड ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स यानी जो भी फोर्सेस अप्लाइड होते हैं जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसकी स्टडी करना बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे एक और डिफिनीशन देख लीजिए। यहाँ पे एक डिफिनीशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफिनेशन है हार्वर्ड हटजी की। हार्वर्ड हटजी क्या कहते हैं, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम बाय मीन्स ऑफ मेथड्स ऑफ मैकेनिक्स। अब समझिएगा, ये सीधे सीधे यही कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, या फिर ये कह सकते हैं हार्वर्ड हटजी का सीधा सीधा करना है कि हमको स्टडी करना है, एक तो स्टडी करना है स्ट्रक्चर की, दूसरा बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसका क्या मेथड है। तो ये जो स्टडी करना बायोमैकेनिक्स है। तो हार्वर्ड हटजी की डिफिनीशन से भी आपको क्लियर होगा कि बायोमैकेनिक्स क्या क्या। बायो का मतलब लिविंग थिंग्स की स्टडी करना, मैकेनिक्स का मतलब इज अ फील्ड ऑफ फिजिक्स। दोनों का कॉम्बिनेशन है बायोमैकेनिक्स। अब यहाँ पे समझिएगा, अब इसके इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स मतलब इसकी क्या महत्वपूर्ण है, या बायोमैकेनिक्स क्यों महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स में, इसका क्या यूज है स्पोर्ट्स में। तो हम समझेंगे। पहली हेडिंग देखिए, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट। अगर हम ह्यूमन मूवमेंट को समझें तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड होते हैं। तो उन फोर्सेस को अगर हम अच्छे से समझ जाएं, या वो फोर्सेस किस प्रकार से हम पे अप्लाइड होते हैं तो हम समझ जाएं, तो हम अपने परफॉर्मेंस को या अपने मूवमेंट को अच्छा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जब कोई भी एक्टिविटी करता है, जैसे इस पिक्चर में देखिए आप, वो अगर वो स्मैश करने गया है तो हर एंगल पे किस तरीके से हाथों का वो जो फंक्शन करता है, हाथों का फंक्शन किस तरीके से है, ठीक है। और जब वो स्मैश के लिए हाथ नीचे डाउन करता है, फिर अप करने ले जाता है, तो ये फंक्शन जो है बॉडी का, ये कहीं ना कहीं इसमें जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करता है, ठीक है। जैसे कि एंगल, अब मान लीजिए आपको पता है कि जब हम जैवलिंग थ्रो या शॉर्ट पुट करते हैं तो एक एंगल होना चाहिए, और 45 डिग्री का एंगल पे अगर हम फेंकते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम उस मूवमेंट को समझ के, या हम बायोमैकेनिक्स को समझ के, बायोमैकेनिक्स के समझने से हमारे परफॉर्मेंस इन्हेंस होते हैं। अब देखिए दूसरा जो इसमें दूसरा लिखा है नॉलेज अबाउट फोर्सेस ऑन बॉडी। अब जो फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं उनके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन फोर्सेस कैसे हमारे पे अप्लाई हो रहा है, और अप्लाई होने के साथ साथ हम पे क्या असर पड़ रहा है, हमारी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है। एक और देख लेते हैं बस, एफिशिएंट मूवमेंट, यानी मूवमेंट को और भी अच्छा, यानी हमारी स्किल्स को और अच्छा करने, डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ परफॉर्म इफेक्टिवली मूवमेंट्स एज इट हेल्प टू डेवलप गुड स्किल्स। और ये ज़रूरी है, जब हमारी मूवमेंट में दक्षता होगी, अच्छे से हम मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी स्किल्स भी डेवलप होंगी। तो ये बायोमैकेनिक्स हेल्प करती है। एक और देख लेते हैं, करेक्ट मूवमेंट।
करेक्ट मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट का सही तरीके से होना, एक लयबद्ध तरीके से होना, सिस्टमैटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो करेक्ट मूवमेंट करने में या होने में बायोमैकेनिक्स हमें हेल्पफुल रहती है। देखिए प्रिवेंट इंजरीज। अब देखिए हम जब स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, स्पोर्ट्स कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं तो इंजरीज आने के चांसेस होते हैं। वहाँ पे हम अगर बायोमैकेनिक्स को अगर अच्छे से समझ जाएं तो वहाँ पे इंजरीज को हम कम कर सकते हैं या फिर उससे बचाव भी कर सकते हैं। अब एक आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें और भी बहुत सारे हैं, आपको मैं बेसिकली जो मेन है वो उनको बता के आपको आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 100% करता हूँ कि इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके फर्स्ट टर्म में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें ये जो मूवमेंट है, जैसे फ्लेक्शन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, अबडक्शन हुआ, एडक्शन हुआ, इनको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आएंगे। और मुझे तो लगता है हर जितने मूवमेंट है 1 2 3 4 ये चारों मूवमेंट से एक एक क्वेश्चन आएगा। 100% आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब देखिए एक तो ग्लाइडिंग मूवमेंट है। ग्लाइडिंग मूवमेंट हमारे सिलेबस में जबकि है नहीं, लेकिन ग्लाइडिंग मूवमेंट क्योंकि हाँ बुक में दिया गया है, तो अब हम ग्लाइडिंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। अब इसको हम कह सकते हैं इट इज अ वन सरफेस मूविंग ओवर अनोदर विदाउट एनी रोटेटरी एंड एंगुलर मूवमेंट। अब यहाँ पे कोई ना रोटेटरी होगा मूवमेंट या फिर एंगुलर मूवमेंट होगा, इसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट एक बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ मूवमेंट है, जिसमें क्या होता है, जो इट इज वन सरफेस मूविंग ओवर अनोदर विदाउट एनी रोटेटरी और एंगुलर मूवमेंट। अब एंगुलर मूवमेंट क्या है, नेक्स्ट देखिए एंगुलर मूवमेंट आ गया है। अब एंगुलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पक्का 100% आएगा। आपसे पूछेगा एंगुलर मूवमेंट क्या है, तो एंगुलर मूवमेंट का मतलब ये है, एंगुलर मूवमेंट ऑकर्स ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स। आपसे पूछेगा एंगुलर मूवमेंट कहाँ पे होते हैं, ऑकर्स ओनली बिटवीन लॉन्ग बोन्स। ये हमेशा मूवमेंट जो होते हैं लॉन्ग बोन्स के बीच होने हैं, जैसे थाइज की हो गए, हैंड्स की हो गए, है ना, इस तरीके की बोन्स के बीच ये जो मूवमेंट होते हैं उनको बोलते हैं एंगुलर मूवमेंट। अब इतनी बात तो क्लियर होगी एंगुलर मूवमेंट कहाँ के मूवमेंट है। ठीक है, देखा जाए तो दो बोन्स का डिक्रीज होना, एंगल का डिक्रीज हो रहा या इंक्रीज होना, ये कहलाता है एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। एंगल का डिक्रीज हो, टू बोन्स का एंगल का डिक्रीज होना या इंक्रीज हो रहा है, ये एंगुलर मूवमेंट है। अब हम समझेंगे पहला फ्लेक्शन। इसमें फ्लेक्शन क्या है, जैसे मूवमेंट इसमें लिखे हैं बहुत सारे एंगुलर में। फ्लेक्शन हो गया, देखिए यहाँ पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। तो हम पहले सबसे पहले हम पहुंचेंगे फ्लेक्शन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लेक्शन, 100% इसके आने के चांसेस हैं। अगर फिर समझिएगा, अगर एंगल डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, टू बोन्स के बीच, यहाँ पे एंगुलर की बात हो, टू बोन्स होनी चाहिए, लॉन्ग बोन्स होनी चाहिए और एंगल डिक्रीज हो रहा हो, तो वो क्या है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब ही मुड़ा हुआ होता है। तो बेंडिंग पार्ट्स एट अ जॉइंट सो दैट द एंगल बिटवीन देम डिक्रीजेस एंड पार्ट कम्स क्लोजर टुगेदर, यानी पार्ट्स का कम क्लोज हो जाना। यहाँ पे देखिएगा फ्लेक्शन का यहाँ पे मूवमेंट है। देखिए फ्लेक्शन में क्या हो रहा है, देखिए मूवमेंट कम हो गया, ये एरो इस तरफ करना है तो एंगल कम हो रहा है, तो फ्लेक्शन है। एंगल डिक्रीज हो रहा है और बिग बोन्स, बड़ी बोन्स के बीच हो रहा है, लार्ज बोन्स के बीच हो रहा है, तो ये फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन का मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है अपोजिट है फ्लेक्शन का। यहाँ पे एंगल कम हो रहा था और यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एंगल बिटवीन देम इंक्रीजेस, एंगल का बढ़ जाना ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब आप समझ गए होंगे, इट इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का अपोजिट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन डिस्क्राइबिंग स्ट्रेटनिंग मूवमेंट दैट इंक्रीजेस द एंगल बिटवीन बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में जो एंगल्स हैं वो बढ़ गए हैं। अब देखिए इसका फोटो देख के आपको बताता हूँ, एक पिक्चर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्लेक्शन हो रहा था तो एंगल कम हो रहा था और यहाँ पे एंगल बढ़ा दिया। यहाँ पे टू बोन्स के बीच एंगल का बढ़ जाना वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। देखिए पिक्चर से आपको साफ नजर आ रहा होगा कि एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है अबडक्शन। देखिए नेक्स्ट की तरफ क्या लिखा है, अबडक्शन। अब अबडक्शन में क्या होता है, अब अबडक्शन में क्या होता है, जो मिड पॉइंट है, बॉडी का मिड पॉइंट है, उससे उसकी तरफ बढ़ना, मतलब जो पार्ट्स हैं यहाँ पे, अब इस पिक्चर से आप समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा है अबडक्शन
और यहाँ पे लिखा है एडक्शन। दो हैं अलग अलग, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ देखिए ए डबल डी से है तो एडक्शन। अब इसको समझने के लिए ए डबल डी यहाँ पे है। ए डबल डी जहाँ पे हो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ऐड करना है, यानी जो हमारे हाथ बाहर की तरफ हैं उनको मिड लाइन का, और इसको हम बोलेंगे मिड लाइन। ठीक है, ये है मिड लाइन, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर का एरिया, ये है मिड लाइन। अब हाथ जो है बाहर की तरफ है, अगर बाहर की तरफ है तो वो हो गया अबडक्शन, और अंदर की तरफ है तो वो हो गया एडक्शन। अब पहले देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम पहले समझेंगे अबडक्शन। अबडक्शन में क्या होता है? अबडक्शन मूविंग ए पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मूविंग ए पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मूविंग ए पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से बाहर की तरफ चले जाना, मूवमेंट करना, ये क्या कहलाता है? अबडक्शन। ए बी डी यू सी टी आई ओ एन, ए बी डी यू सी टी आई ओ एन, अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन हो रहा भाई। अब ए बी से याद रखिएगा भाई, इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? ए बी से अबडक्शन हो रहा है, अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, ए पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ये मिड लाइन है हमारी बॉडी की, ये मिड लाइन है और इससे अवे जा रहे हैं। अब देखिए एडक्शन में क्या कहा गया? एडक्शन का मतलब है ऐड करना, ए डी डबल डी लिखा है। एडक्शन का मतलब मिड लाइन की तरफ हैंड्स को ऐड करना या फिर बॉडी पार्ट्स को ऐड कर देना। मूविंग ए पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ जोड़ना, जुड़ जाना, ये क्या कहलाता है? एडक्शन। तो बात आपको समझ में आ गई होगी एडक्शन। अब एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट में क्या होता है? जो ये एंगल हमेशा टू बोन्स के बीच बनता है, इंक्रीज या डिक्रीज होना। अब यहाँ पे फ्लेक्शन का मतलब मैंने बताया था, फ्लेक्शन का मतलब जो है एंगल का डिक्रीज होना जाना, ये टू बोन्स के बीच जो एंगल हो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। फ्लेक्शन का मतलब मैंने बनाया यहाँ पे एंगल बढ़ जाए, ठीक है ना। फ्लेक्शन का मतलब जो अपोजिट हो फ्लेक्शन का। फ्लेक्शन का अपोजिट क्या है? फ्लेक्शन में एंगल कम होते हैं, इसमें एंगल बढ़ जाते हैं। अब देखिए अबडक्शन है पहले। अबडक्शन में क्या होता है? मूविंग ए पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मूव लाइन से बाहर की तरफ बन जाना। देखिए जैसे कि रोप पे चलते हैं, रोप में अगर जैसे कि एक मान लीजिए एक रोप है, इस पर कोई अब चले जिस पे बैलेंस बनाना हो तो हाथों को हम ओपन कर लेते हैं ना ऐसे बाहर की तरफ। तो वही ये कह रहा है कि ये क्या है? अबडक्शन। एडक्शन में क्या होता है? हम अपने हाथों को जैसे समली अटेंशन पोजीशन में होते हैं, बस हाथों को एकदम नीचे की साइड, एकदम मिड लाइन की तरफ लाएं, मूविंग ए पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होते हैं अबडक्शन, एबडक्शन। ठीक है। सरकमटेंशन का मतलब आप सभी को पता है। सरकमटेंशन का मतलब यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है चारों का, जिससे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि चारों का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सरकमटेंशन। नेक्स्ट इसमें कुछ और भी मूवमेंट है जो कि सिलेबस में है नहीं, तो हमको उसको पढ़ने के नहीं। नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ है, बस लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए हैं, बस देख समझिएगा। तो इसमें न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति बिना एक्शन के रह ही नहीं सकता, एक्शन कोई ना कोई करेगा। तो एक्शन का करना और इनका लॉ का बनाना, सब समझ लीजिए ये बराबर ही था। लॉ ऑफ मोशन के नाम के इनको जानते हैं। तो लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दिया 1687 में। ठीक है, आइजैक न्यूटन इनका नाम था। न्यूटन ने 1687 में इस न्यूटन मोशंस लॉ दिए, मोशंस लॉ या न्यूटन्स लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम दिया है, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी, या स्थिर अवस्था में रहेगी या स्टैटिक पोजीशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे एक बॉल है यहाँ पे रखी हुई है, अब स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई है? अब पेनल्टी कॉर्नर पे रखी हुई है, जब तक कोई इस पर किक नहीं करेगा तब तक ये कहाँ मूव करेगी। अगर मूव करी है तो कुछ समय के बाद कुछ इस पर फ्रैक्शन लगेगा, या फिर कोई प्लेयर इसको रोक दे तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तभी ये रुकेगी। यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। कोई वस्तु जड़त्व अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसा कि स्पोर्ट्स में अप्लाई होती है, पेनल्टी कॉर्नर पे कोई कॉर्नर पे या किक करे तो बॉल मूव करेगी, फिर इसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग जाए तो फिर रुक जाएगी।
दूसरा देखिए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नाम पे भी इसको जानते हैं। यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का एक नाम अगर आपसे और पूछ लिया जाए तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी इसको कहेंगे। अब इसमें क्या कहा, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ स्टेट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स इज डिपेंड अपॉन द फोर्सेस। फोर्सेस पे आप ये डिपेंड होता है, ये वो कितना एक्सेलरेट करेगी, जितना फोर्स लगेगा उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सेलरेट करेगी। लेकिन यहाँ पे भार का भी महत्व है। अब समझिएगा, इफ अगर ये हम समझे अनइक्वल फोर्स अगर लगे तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास जो है यानी वेट जो है, एक अगर मास एक समान हो तो ऑब्जेक्ट कौन सी दूर जाएगी। मान लीजिए अनइक्वल, किसी में हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, दो बॉल है मान लीजिए, एक का वेट मान लीजिए, यहाँ पे वेट समान अगर हो, मान 1 kg है, इसका भी 1 kg है, इस पे फोर्स हम लगा रहे हो ज़्यादा पाउंड का, मान लीजिए 10 का लगा रहे हो, और इस पे लगा रहे हो कम का, यानी यहाँ 5 पे, तो एक्सेलरेट कौन करेगी, यही ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। तो यही ये कहना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं उसके वेट के ऊपर है। अब मान लीजिए वेट असमान कर दिए, 1 kg का है और ये 10 kg का है, और हम क्या करते हैं, दोनों पे समान फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो कौन सी ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, जाहिर सी बात है ये एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है, तो ये कम एक्सेलरेट करेगी। बस यही है। तो समझने की कोशिश आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है ये। और स्पोर्ट्स में भी यही होता है कि जो बॉल, मान लीजिए वॉलीबॉल है, उसको हमने तेज़ से मारा तो वो स्मैश तेज के साथ जाएगा, और धीमे से मारेंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगी। स्पोर्ट्स में इस तरीके से अप्लाइड है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ ऑफ रिएक्शन, जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन के। लॉ ऑफ रिएक्शन का मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रूप में हम जानते हैं। फॉर इसका सिंपल मीनिंग समझें तो आप, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है, सदैव क्रिया का प्रतिक्रिया होना निश्चित है। अगर हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे देखें स्विमिंग करने वाला एक प्लेयर है, ये स्विमिंग कर रहा है, अगर हमने अपने हाथों से ऑब्जेक्ट जो भी आपके सामने यानी वाटर है, वाटर को हमने पुश किया तो वाटर ने हमको क्या किया, एक्शन के रिएक्शन में क्या किया, हमको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। तो एक्शन का रिएक्शन इस तरह का स्विमिंग में भी अप्लाई है। इसके बाद देखिए, हम अगर वॉक करते हैं तो उसमें भी अप्लाई होता है कि हम फीट को हिट करते हैं, यानी फीट से अर्थ को हिट करते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक्शन रिएक्शन है। शूटिंग में हम बुलेट आगे की तरफ निकलती है और उसका रिएक्शन पीछे की तरफ आता है, हमारे ऊपर उसका एक्शन आता है। ठीक है। दूसरा देखो, ड्रिबलिंग, बॉल को ड्रिबल करना बास्केटबॉल में होता है। हम बॉल को ड्रिबल करते हैं तो उतने ही फोर्स से बॉल ऊपर की तरफ आती है, बॉल को नीचे फेंकते हैं फिर ऊपर की तरफ आते हैं। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।